इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा कंटेंट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके खिलाफ पीनल ऑफेंस, पीनल पनिशमेंट दी जा सकती है, उसके लिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंदर सेफ हार्बर रूल। लेकिन अगर फैक्ट चेक यूनिट के बताने के Hello students, welcome back to Pathshala classes. Myself Aditya Bhattacharya and we are back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and NLE 2025. So March month के current affairs का आज हमारा लास्ट वीडियो है. From the next lecture we will begin with the month of April. Month of April, मई और जून काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है, बट जो भी है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट. आईटी रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट चेक यूनिट बना रखी है जिसका काम है सर्विलियंस रखना ऑन एनी कंटेंट पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकती है और उसके खिलाफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला सकती है. इस पे सर्विलियंस रखने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई थी आफ्टर द अमेंडमेंट इन द आईटी रूल्स. एंड उसके खिलाफ रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च 3 लोगों ने पिटिशंस फाइल करी थी कि ये कर्व कर रहा है उनका राइट. अब इसके लिए क्या जजमेंट आया है, क्यों स्टे लगाया गया फैक्ट चेक यूनिट पे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. द गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट. द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द सेंटर्स नोटिफिकेशन फॉर द फैक्ट चेक यूनिट अंडर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. सो 2023 में आईटी रूल्स में अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिशमेंट करने की बात करी गई थी, उसको नोटिफाई किया था कि ये सर्विलेंस रखेगा. लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है. उसके क्या ग्राउंड्स हैं, क्यों स्टे लगाया गया है एंड ये स्प्लिट जजमेंट क्यों आया था. स्टे रिमेन्स अंटिल द बॉम्बे हाई कोर्ट अराइव्स एट अ फाइनल डिसीजन ऑन द चैलेंज टू द अमेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स. तो आईटी रूल्स को 2 बार अमेंड किया गया है, एक बार 2022 में एंड एक बार 2023 में रिसेंटली. तो 23 के अमेंडमेंट में इस फैक्ट चेक यूनिट को सर्विलेंस पावर दी गई. अब बॉम्बे हाई कोर्ट पे डिसीजन पेंडिंग है कि क्या क्या कमियां हैं आईटी रूल्स में, उसको एसेस कर रही है वो. तब तक के लिए इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023. ये पूरा नाम है 2023 अमेंडमेंट रूल्स का, जो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया है. दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जिसने 2021 में जो आईटी रूल्स लाए गए थे अंडर आईटी एक्ट उसको अमेंड किया है. विच प्रोवाइडेड फॉर अ फैक्ट चेक यूनिट फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन. नाम में ये फैक्ट चेक यूनिट मतलब कोई भी कंटेंट अगर पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, क्या वो फैक्ट करे, फैक्चुअल है या नहीं है, क्या वो कंटेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला रहा किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी मिनिस्ट्री की किसी नोटिफिकेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन या लॉ के बारे में. सबसे पहले देखते हैं आईटी रूल्स 2021. The IT rules 2021 mandate social media platforms to exercise greater diligence in content moderation to ensure online user safety and dignity. तो आपको पता है कोविड के बाद से खासकर क्योंकि सोशल मीडिया बूम देखा गया है, तो जितना सोशल मीडिया एक्सपोजर देखा गया है उसी के चलते सोशल मीडिया में कई तरीके की हेट स्पीचेस और मिसलीडिंग कंटेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड इवन इन जनरल काफी ज्यादा पोस्ट किया जाता है. तो इस पे सर्विलेंस रखने के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएरीज को ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रेटर सर्विलेंस रखने की बात आईटी रूल्स 2021 का ऑब्जेक्टिव था. इट वाज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. तो किसके अंडर रूल्स फ्रेम किए गए थे? सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स फ्रेम कर सकती है. इट सुपरसीडेड अर्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011. सबसे पहला रूल 2011 में आया था, लेकिन वो आउटडेटेड था क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिक्र नहीं होता था. अब इसको 2021 में नए फ्रेश रूल्स बनाए गए अंडर द आईटी एक्ट सेक्शन 87 क्लॉज 2 एंड इसके 2 अमेंडमेंट्स हुए 2022 में एंड 2023 में. एंड जो स्टे लगा है वो 2023 के अमेंडमेंट में फैक्ट चेक यूनिट के बारे में लगा है क्योंकि उसको देखे जा रहा है कि ये सेंसरशिप को कर्व कर रहा है. इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है प्लेटफॉर्म्स. जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं वो होते हैं थर्ड पार्टी, एंड जहां पे सोशल मीडिया कंटेंट पोस्ट किया जाता है वो होते हैं इंटरमीडिएरीज, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक. Intermediaries must promptly remove objectionable content, educate users on privacy policies, and prevent the circulation of harmful material. तो ये प्लेटफॉर्म्स का काम है कि वो क्या करेंगी, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर दिख रहा है उसे तो वो उसे रिमूव करेगी एंड उसको इनिशिएट कभी नहीं करेगी ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट को.
एंड यूजर्स को एजुकेट करेगी अबाउट प्राइवेसी पॉलिसीज। तो जब भी आप कहीं पे भी अपना नया अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले उसमें मेजर आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप फर्दर जा पाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनीज आर मैंडेटेड टू अपॉइंट इंडिया बेस्ड रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स एज पार्ट ऑफ द ड्यू, ठीक है। तो इंडिया में उसके रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स, मतलब जो इंडिया में रह के ग्रीवेंस एड्रेस करेंगे, उस ऑफिसर्स की मैंडेट बनाया गया कि वो इंडिया में रहें। और इन ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है? These officers are responsible for overseeing the grievance redressal mechanism of complaints from the people who use their services, ठीक है। तो कोई भी अगर सोशल मीडिया यूजर है, उसकी सर्विसेज में अगर उसे दिक्कत आ रही है, तो उसकी ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए इंडिया में ही, चाहे कहीं पे भी हेडक्वार्टर हो उसका, इंडिया में ग्रीवेंस रेड्रेसर ऑफिसर होने जरूरी। 2023 अमेंडमेंट। तो 2023 अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए? IT रूल्स 2021 was amended 2 times, first in October 2022, second in April 2023। याद रखिएगा दोनों डेट्स, अक्टूबर 22 और अप्रैल 23। These amendments impose a legal obligation on intermediaries, that is social media platforms, to take reasonable efforts to prevent user from uploading such misleading contents। Clear है? According to section 3 clause 1 subclause V, section 3 clause 1 subclause V IT rules का क्या कहता है? The intermediary shall inform its rules and regulations, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उस प्लेटफॉर्म के, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट टू द यूजर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से किसी में भी आपको क्या करना है, अपने इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी, उसका यूजर एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ स्पेसिफाई करना है सबसे पहले यूजर को। ये मैंडेट बना दिया अंडर सेक्शन 3 clause 1 subclause V। The section also makes it obligatory to the intermediaries to not to publish, share or host fake, false or misleading information in respect of any business of the central government। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएरीज कभी भी इनिशिएट नहीं करेगी, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन खुद से पब्लिश नहीं करेगी, ना ही शेयर करेगी या फेक होस्ट करेगी कोई भी फेक या फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। एंड अगर कोई यूजर कर रहा है एंड वो अनअवेयर है, तो उसको वो ऑब्जेक्शनेबल क्लेम को उसको हटाएगी। These fake, false or misleading information will be identified by the notified fact check unit of the central government। तो जो फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई है अंडर दिस अमेंडमेंट, उसका काम ही क्या होगा कि कोई भी मिसलीडिंग या फेक इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगी एंड उसको हटाने की कोशिश करेगी। द यूनिट वॉज नोटिफाइड, किस लॉ के अंडर नोटिफाई किया गया ये यूनिट? रूल 3 क्लॉज बी सब क्लॉज बी, 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज बी के अंडर जो अमेंडमेंट है रूल्स 2023 का, फैक्ट चेक यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया। नोट कर लीजिए। Against such content identified this unit, intermediaries will have to take action or risk losing the safe harbor protections in section 79 of the ITA। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इंटरमीडिएरीज को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर दी सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल क्या है? मतलब अगर आपके इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसा कंटेंट है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके खिलाफ पीनल ऑफेंस, पीनल पनिशमेंट दी जा सकती है, उसके लिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर सेफ हार्बर रूल। लेकिन अगर फैक्ट चेक यूनिट के बताने के बाद भी अगर उस कंटेंट को नहीं हटाया गया, तो फिर उनको सेफ हार्बर का जो डिफेंस है वो नहीं मिलेगा। ये बताया गया इस एक्ट। सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट अलाउज इंटरमीडिएट्स टू अवॉइड लायबिलिटीज फॉर व्हाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम क्या? सेफ हार्बर रूल। जो सेक्शन जो मेजरली सेफ हार्बर रूल होता है वो टैक्सेशन लॉज में होता है, ठीक है। लेकिन आईटी लॉ में भी, आईटी रूल्स में भी अंडर सेक्शन 79 प्रोटेक्ट किया गया इस प्लेटफॉर्म्स को कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी कुछ पोस्ट कर रहा है एंड वो अनअवेयर है, तो उनको उनकी लायबिलिटी से प्रिवेंट किया जाता है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है। बट अगर नोटिफाई करने के बाद भी ऐसे कंटेंट को रिमूव ना किया जाए, तो उनको सेफ हार्बर का डिफेंस नहीं मिलेगा एज पर द न्यू अमेंडेड लॉ। अब इशू क्या था, किस किस ने पिटीशन फाइल करी? सब्सिक्वेंटली कुणाल कामरा, यू नो, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये प्लेंटिव्स के नाम है। फर्स्ट इज कुणाल कामरा, सेकंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड थर्ड एसोसिएशन फॉर इंडियन मैगजीन्स। इन ये तीन प्लेंटिव्स है, पिटिशनर्स हैं, जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी बिफोर दी बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी, मतलब अंडर आर्टिकल 226। Division bench of the Bombay High Court on January 31 delivered a split verdict on petitions challenging the constitutionality।
तो जो फैक्ट चेक यूनिट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करते हुए पिटीशन डाली गई एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट दिया। डिवीजन बेंच ने 1:1 का जजमेंट दिया और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जब तक फैक्ट चेक यूनिट पे इसलिए स्टे लगाया गया है क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट था। अगर स्प्लिट वर्डिक्ट है मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है एंड जब तक फाइनलाइज नहीं किया जाएगा फैक्ट चेक यूनिट पे स्टे लगाया जाएगा। जस्टिस कौन कौन थे? जस्टिस जीएस पटेल क्रिटिसाइज द अमेंडमेंट फॉर सेंसरशिप, मतलब इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सपोर्ट किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस अमेंडमेंट को। वाइल जस्टिस नीला गोखले ने डिसएग्री किया एंड उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट दिया as saying it didn't curb criticism of the government. On March 20, government notified the fact check unit of the Press Information Bureau. मार्च 20 में फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई किया गया पीआईबी के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सबसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है इंडिया में इंफॉर्मेशन, एज द ऑफिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी विद पावर्स टू पुलिस कंटेंट ऑनलाइन रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द अमेंडमेंट आईटी रूल्स। ठीक है, तो इसी फैक्ट चेक यूनिट की बात यहाँ पे करी गई। FCU फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द पीआईबी, तो द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेक यूनिट एस्टैब्लिश किया गया मार्च 20 में, वो क्या है? एन ऑफिशियल फैक्ट चेक यूनिट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस इन पीआईबी सिंस नवंबर 2019। अंडरलाइन कीजिए, नवंबर 2019 से पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अपनी अलग फैक्ट चेक यूनिट है जो ऐसे ही ऑनलाइन कंटेंट की पुलिसिंग करती है। द पीआईबी विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडरलाइन इज द मीडिया एंड पब्लिसिटी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल मीडिया जो है, जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज एंड लॉज के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली जा सकती है, फर्स्ट सोर्स है, दैट इज पीआईबी। सिंस बीइंग सेट अप, द सेड यूनिट मींस फैक्ट चेक यूनिट हैज चेक्ड thousands of WhatsApp forwards, YouTube videos and newspaper and digital media articles. The unit is based in National Media Center on New Delhi's Rasina Road and is headed by the PIB's Additional Director General Mr. Alok Mishra. Underline, PIB की फैक्ट चेक यूनिट को हेड कौन करता है? PIB के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डीजी आलोक मिश्रा। 2 जॉइंट डायरेक्टर्स एंड एन असिस्टेंट डायरेक्टर आर आल्सो असाइंड टू FCU। कितने मेंबर्स हो गए टोटली हेड में? फर्स्ट इज असिस्टेंट डीजी जो हेड करेंगे इसे, सेकेंड इज 2 जॉइंट डायरेक्टर्स मतलब 2 जॉइंट डायरेक्टर्स एंड एक असिस्टेंट डायरेक्टर, टोटल 4 मेंबर्स हो गए फैक्ट चेक यूनिट को जो हेड करेंगे। FCU इज मैंडेटेड टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिसलीडिंग कंटेंट या सेडिशियस कंटेंट अगर कोई भी है अगेंस्ट द एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, एनी इनिशिएटिव एंड स्कीम्स आइदर सुओ मोटो और अंडर रेफरेंस वाया कंप्लेंट। तो या तो खुद से वो हटाएगी, खुद से कब करेगी, खुद से कॉग्निजेंस लेगी, या फैक्ट चेक यूनिट अगर कोई कंप्लेन करी जाए उसके खिलाफ तो उस पर एक्शन लेगी। तो इस पे बात ये उठती है क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करता है 19(1)(a) में? नहीं, 19(1)(a) में भी कुछ लिमिट्स हैं, तो 19(1)(a) के रेस्ट्रिक्शंस के अंडर फॉल करता है ये फैक्ट चेक यूनिट। द FCU ओनली टेक्स अप कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द, सिर्फ किसका जुरिडिक्शन है इस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके वाइकेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की ही इंफॉर्मेशन अगर मिसलीड करी जाए, ऐसे कंटेंट के खिलाफ ही ये कॉग्निजेंस ले सकती है, एक्शन ले सकती है। कौन? फैक्ट चेक यूनिट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आई होप आपको फैक्ट चेक यूनिट की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी केस एंड क्या एक्चुअली आईटी रूल्स अमेंडमेंट किया गया आपको क्लियर हुआ हो। ये मार्च मंथ का, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म, लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम अप्रैल मंथ को डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टुडेस वीडियो and join the Telegram channel of Pathshala Class.